कम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। पार्ट फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि इंडस्ट्री डिस्प्यूट जो है उसकी मीनिंग क्या है। उसके अंदर हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो रहता है वो डिफरेंस रहता है WWE का। डब्ल्यू मीन्स यहाँ पे हमने बात की थी वर्कमैन की, फिर डब्ल्यू मीन्स वर्कमैन और ई मीन्स था एम्प्लॉयर। और हमने इनके सामने किसको देखा था? डब्ल्यू वर्कमैन के सामने एम्प्लॉयर को, वर्कमैन के सामने वर्कमैन को और एम्प्लॉयर के सामने एम्प्लॉयर को। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयर हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो, तो वहाँ पे डिस्प्यूट एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट जो देखने के लिए मिलता है वो वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच में मिलता है, और सबसे कम जो डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है वो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में देखने के लिए मिलता है। डिस्प्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली हम डिस्प्यूट जब छोटे थे तो उसको फाइट बोलते थे, और फाइट के लिए हमने शॉर्टकट क्या बनाया था? WWE। फिर हमने देखा था कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कुछ रीज़न हो सकते हैं, वहाँ तो हमने शॉर्ट में देखा था, लेकिन आज हम इन्हीं रीज़न को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेजेस, वर्किंग कंडीशन और अदर एम्प्लॉयमेंट मैटर या यूनियन रिकॉग्निशन, ये चार हमने ऑब्जेक्ट जो देखे थे। आज हम अदर ऑब्जेक्ट्स भी देखेंगे। लेमन लैंग्वेज में हमने देखा था कि इंडस्ट्री होती क्या है। तो इंडस्ट्री क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म। लेकिन एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें इंडस्ट्री क्या बोला गया था? जो एक्ट था 1947 उसके अंदर बोला गया था सबसेक्शन जे सेक्शन 2 के अंदर कि इंडस्ट्री मीन्स a cooperation between employer and his workman regarding the production and supply and distribution of the goods and services. The purpose of distribution of goods and services to satisfy the human needs। तो हमने इंडस्ट्री को भी देखा था, और हमने ये जो ऑब्जेक्ट्स देखे थे, आज इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, और ये देखेंगे कि जो ये डिस्प्यूट हैं इनके टाइप्स जो हैं इनको कैसे हम सोल्व करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको क्लियर हो चुका है, हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, बोलो सेकंड पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो कॉजेज़ हैं वो क्या हैं। The causes of industrial dispute are various causes arising in industrial dispute which are as follow। तो 4 कॉजेज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी देखे थे कि जो वर्कर के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिमांड फॉर द इंक्रीज इन द वेजेस और रेमुनेशन हो सकता है डिस्प्यूट का कारण, डिमांड फॉर इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन हो सकता है, और इसके अलावा हमने देखा था कि यदि कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसा कि हम लास्ट टाइम देखें जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो एम्प्लॉय जो थे उसके अगेंस्ट थे, लेकिन कंप्यूटराइजेशन होने के बाद एम्प्लॉय को उनका वर्क फैसिलिटेट हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल किसको ले सकते हैं? हम बैंकिंग सेक्टर को ले सकते हैं। तो जो डिमांड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑटोमेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी है वो भी रीज़न हो सकता है। फिर है लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ लेबर यूनियन, इसको हम ट्रेड यूनियन भी बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है वो एम्प्लॉय रिलेशन को सुधारती है, एम्प्लॉय के रिलेशन की ग्रोथ होती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन होना बहुत ज़रूरी है, वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। फिर जो अनलॉफुल ले ऑफ होते हैं और रिट्रीचमेंट पॉलिसी होती है, मैंने आपको बोला था हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन होते हैं, उनके अगेंस्ट भी हो सकता है डिस्प्यूट। और अनफेयर एंड पार्शियल ट्रीटमेंट बाय द मैनेजर या डिफेक्टिव लीडरशिप और सपोर्टिंग द स्ट्राइक इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि कभी कभी एम्प्लॉय क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट जो मैनेजर है अनफेयर करता है, पार्शियल ट्रीटमेंट करता है, बायस ट्रीटमेंट करता है, और लीडरशिप भी डिफेक्टिव हो सकती है। और कोई एम्प्लॉय दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल जाता है तो वो सपोर्ट करता है स्ट्राइक के लिए, टू सपोर्ट द स्ट्राइक इन द अदर ऑर्गेनाइजेशन। इंडल्गिंग इन स्ट्राइक ड्यू टू पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन। जब हम देखेंगे ट्रेड यूनियन के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोजेज़ माना जाता है, जैसे हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरेस्ट का होना भी कोजेज़ माना जाता है। तो इस एक्ट के अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि जो एक्ट के अंदर डिस्प्यूट की डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इलीगल स्ट्राइक जो है लॉकआउट हैं वो क्या होते हैं, और हमने अब क्या देखे हैं कॉजेज़ क्या हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि क्रिटिकली डिस्कस द मशीनरी दैट एग्जिस्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर कौन कौन सी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग और जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व रहता है। तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ अथॉरिटीज़ रहती हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन आपको क्लियर है ही कि क्वेश्चन क्या है?
क्रिटिकली डिस्कस द मशीनरी दैट एग्जिस्ट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। तो कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सोल्व करने में हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया है, एक्सप्लेन क्लियरली द मशीनरी विच एग्जिस्ट फॉर द प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। आपको पता ही है 1947 है। तो हम आंसर की बात करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन की हेल्प से ना इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज ब्रोट इन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एंड सेटलिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ये हमें पता ही है कि इस एक्ट का एक ऑब्जेक्ट था कि जो डिस्प्यूट्स है बिटवीन WWE जो है उसे क्या करना, सोल्व करना। द एक्ट प्रोवाइड डिफरेंट अथॉरिटीज़ टू हेल्प द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। द वेरियस मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट में बी क्लासीफाइड। अब हम इसको क्लासीफाइड किसके अंदर करेंगे, तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स बनाई हैं। जिसके पहले स्टेप हम देखें, द अथॉरिटी दैट टेक अप कंसिलेशन द सोल मेथड ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट इंक्लूड्स। इसके अंदर वर्क कमेटी आएगी, कंसिलेशन ऑफिसर आएगा। देखो अपना टाइटल था कंसिलेशन, तो यहाँ पे कंसिलेशन से पहले वर्क कमेटी बनेगी और वर्क कमेटी की एक कंडीशन रहती है कि वर्क कमेटी वहाँ बनती है जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन जो हैं वर्क करते हैं प्रीसीडिंग 12 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे वर्क कमेटी का कंसिलेशन ऑफिसर का होना ज़रूरी है और बोर्ड ऑफ कंसिलेशन का होना ज़रूरी है। कंसिलेशन ऑफिसर आप नेम से क्लियर होता होगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो रहते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं किसके लिए, डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। और बोर्ड ऑफ कंसिलेशन जो है, जो थर्ड है, वो हेल्प करता है किसको, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और इस बोर्ड के अंदर भी चेयरमैन और 2 और मोर मेंबर भी होते हैं जो चेयरमैन को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप्स के अंदर देखा कि यहाँ पे जो आपका वर्क कमेटी कंसिलेशन ऑफिसर के साथ साथ क्या रहता है, आपका बोलो बोर्ड रहता है। तो हम शॉर्ट में देखें तो BCC या CCB। तो फर्स्ट जो अथॉरिटीज़ जो हम सेटअप करते हैं वो क्या हैं आपकी, वर्क कमेटी सी जिसको हम बोलते हैं, कंसिलेशन ऑफिसर सी बोलते हैं, और बोर्ड ऑफ कंसिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो बी बोलते हैं। तो आप BCC भी याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए। और ये होता क्या है, बोर्ड के अंदर चेयरमैन रहता है, 2 और मोर मेंबर रहते हैं। जो कंसिलेशन ऑफिसर रहता है वो गवर्नमेंट से अपॉइंट होता है, और वर्क कमेटी जहाँ पे 100 और मोर एम्प्लॉय रहते हैं वहाँ पे वर्क करती है। फिर आता है एजुकेटिंग अथॉरिटीज़। एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ के अंदर कौन कौन आएगा ये ध्यान रखना है आपको। उसके अंदर आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आएगा। एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ दैट डिसाइड द डिस्प्यूट रेफर्ड टू देम अंडर द एक्ट इंक्लूड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखें, एक वर्ड आया है अपना नेशनल ट्रिब्यूनल। देखो ट्रिब्यूनल क्या होता है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वन वन और मोर पर्सन को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए अपॉइंट करती है, और वो पर्सन क्या करता है, जहाँ पे किसी भी स्टेट के अंदर किसी इंडस्ट्री के अंदर यदि डिस्प्यूट है और उस डिस्प्यूट्स के अंदर जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है, जैसे हम प्रेसिडिंग ऑफिसर भी हम जिसको बोलते हैं, वो जज ऑफ द हाई कोर्ट के इक्वल उसको क्या रहती है, पावर रहती है। और जो चेयरमैन रहता है वो अपीलेंट अथॉरिटी के जो अदर मेंबर रहते हैं उनकी हेल्प भी लेता है। तो नेशनल ट्रिब्यूनल के अंदर जो पर्सन रहते हैं, चेयरमैन या मेंबर, उनका अपॉइंटमेंट किसके लिए किया जाता है, 2 साल के लिए किया जाता है। और वो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है उसके रिगार्डिंग हियरिंग करते हैं। और इसके अंदर हम ये देखें कि हर स्टेट के अंदर इसका अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। नेशनल ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि नेशन के हर स्टेट के अंदर इसका अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है एज ए जज, वो किसके इक्वल रहता है, वो जज ऑफ द हाई कोर्ट के इक्वल रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें, एक वर्ड आया था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नेम से ही क्लियर है कि वो ऑफिशियल पर्सन जो क्या करता है, जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग हेल्प करता है, गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए वो क्या करता है, हेल्प करता है डिसीजन लेने में। और ये जो पर्सन रहता है ये चेयरमैन की हेल्प से क्या लेता है, डिसीजन लेता है। और ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रहती है उसको रिपोर्ट गवर्नमेंट को 6 मंथ के अंदर देनी होती है। फिर आता है लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट तो आपने पढ़े ही होंगे कि अदर हर हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेबर कोर्ट की अपॉइंटमेंट की बात करती है। और जो लेबर कोर्ट रहता है वहाँ जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है वो डिस्ट्रिक्ट जज
रहता है और डिस्ट्रिक्ट जज जो रहता है वो हाई कोर्ट से लिया जाता है और उसका टेन्योर जो रहता है 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के लिए वो क्या करता है, उस जजमेंट के लिए अपॉइंट किया जाता है उस लेबर कोर्ट के अंदर। इसके सेकंड जो एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ है उसके अंदर हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल के अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल को हमने पढ़ा। तो ये जो पर्सन है ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, जो अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्रीवियंस जो आते हैं उनको क्या करना, सोल्व करना। इसके अलावा हम देखें सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द वॉलंटरी रेफरेंस डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो उसके लिए हम ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी की हेल्प लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट 1947 में आया था, उसमें अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1982 के अंदर आया था, उसमें यही बताया गया था कि जो इंडिविजुअल ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। किस लिए कि जो जहाँ पे पिछले 12 मंथ के अंदर जो 50 से ज़्यादा वर्कर अपॉइंट हुए हैं, वहाँ पे जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सोल्व करने में क्या करेंगे, ग्रीवियंस को सेटल करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और इससे पहले हमने देखा ही था कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ है और जो अथॉरिटीज़ आपकी कंसलेशन की है, कंसलेशन के अंदर हमने बीसीसी, बोर्ड ऑफ कंसलेशन, कंसलेशन ऑफिसर और वर्क कमेटी को देखा। एजुकेशन के अंदर हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल को देखा। और हमने अब जो देखा है सेक्शन 10A से आप ध्यान रखना आर्बिट्रेशन। 10A से क्या याद रखेंगे आप, आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन के अंदर यही किया जाता है कि जो प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे एक लिमिट रहती है वर्कर की, जैसे 50 की हमने बात की, उससे ज़्यादा वर्कर हैं और उस प्रॉब्लम को क्या की जाती है, बोलो रिड्रेसल किया जाता है, ग्रीवियंस हैंडल किया जाता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही देखा कि जो प्रॉब्लम डिस्प्यूट की रहती है उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।